अच्छा बच्चों, अब आ जाओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, जो ये एपी जो है ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा 10th क्लास में। ठीक है, सेम है, बस जो 10th क्लास वाला एपी है ना, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या बोला है, सीक्वेंस A1 A2 A3 AN, ये हमारे पास सीक्वेंस है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब AN+1 इज इक्वल्स टू AN+D। इसका कहने का क्या मतलब है, इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AN+1 को क्या लिखा है, AN+D। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, AN+1 माइनस AN इज इक्वल्स टू D। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि n+1th टर्म, ठीक है, उसमें से n+1th टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा, nth टर्म। n+1th टर्म में से nth टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो कॉमन डिफरेंस आ जाना चाहिए। कहने का यह मतलब है कि तुम इसको ऐसे भी देखो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं कि nth टर्म में से अगर तुम n-1th टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो ये कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ जाना चाहिए। जैसे n का वैल्यू अगर तुमने 5 ले लिया, तो 5th टर्म माइनस 4th टर्म एक कांस्टेंट आना चाहिए। n का वैल्यू अगर तुमने 6 ले लिया, यहां पे अगर तुमने n का वैल्यू 6 ले लिया, तो 6th टर्म माइनस 5th टर्म d के इक्वल आना चाहिए। अगर तुमने n का वैल्यू 10 ले लिया, तो 10th टर्म माइनस 9th टर्म d के इक्वल आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। एनी टर्म, कोई भी टर्म ले लो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। क्यों, बिकॉज फर्स्ट टर्म से पहले वाला टर्म 0th टर्म तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कोई भी टर्म ले लो, मान लो सेकंड टर्म ले लिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी बात को लिखने का ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, n+1th टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, AN+D। या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी टर्म में सेकंड टर्म से तुम थर्ड टर्म पे कैसे जाओगे, एक कांस्टेंट ऐड करके। थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म पे कैसे जाओगे, कांस्टेंट ऐड करके। फोर्थ टर्म से फिफ्थ टर्म पे कैसे जाओगे, कांस्टेंट ऐड करके। ठीक है, अब हमारे पास लेट अस कंसीडर एन एपी। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर एपी का फर्स्ट टर्म को तुमने ए माना, कॉमन डिफरेंस को तुमने डी माना, तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, A+D A+2D एंड सो ऑन। A+D, ये हमारा A हो गया फर्स्ट टर्म, A+D हमारा सेकंड टर्म हो गया, A+2D हमारा थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, अब तुम ऐसे देखो इसमें कि इसको ना तुम देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा A है, A1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, A1 फर्स्ट टर्म को हम A बोल सकते हैं। सेकंड टर्म क्या हमारा A2 A+D। तो तुम D के कॉफिशिएंट को, इसको मैं लिख सकता हूं A+2 - 1 इंटू D। ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 - 1 क्या होगा, 2 - 1 ही तो होगा। तो A+D, ये भी तो A+D लिखा हुआ है। थर्ड टर्म क्या होगा, A+2D। A+2D को तुम क्या लिख सकते हो, A+3 - 1 इंटू D। इसी लाइन पर अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम nth टर्म को क्या लिख सकते हो, nth टर्म को लिख सकते हो A+n - 1 इंटू D। ये थर्ड टर्म था ना, तो यहाँ पे 3 - 1 है, सेकेंड टर्म है तो 2 - 1 है। फर्स्ट टर्म को तुम A को ऐसे भी लिख सकते हो A+1 - 1 इंटू D। तो nth टर्म को कैसे लिखोगे, A+n - 1 इंटू D। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब nth टर्म ऑफ एन AP क्या हो जाएगा, A+n - 1 इंटू D। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन द nth टर्म AP का क्या हो जाएगा, nth टर्म AP का हो गया A+n - 1 इंटू D। ठीक है, वी कैन वेरीफाई द फॉलोइंग सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ AP। कुछ AP का सिंपल प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं क्या, इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP। अगर AP के हर एक टर्म में कांस्टेंट ऐड करोगे तो वो भी AP में होगा। लाइक ऐसे देख लो, 2 4 6 8 ये AP में है। ठीक है, 2 ऐड कर दो सब में, या 3 ऐड कर दो, 3 ऐड किया तो हो जाएगा 5 + 4 + 3 7, सॉरी, अगर हमने 5 3 ऐड किया तो 4 + 3 7 हो जाएगा, फिर ऐड किया 3 तो 6 + 3 9, 8 + 3 11, तो ये भी AP में होगा। देख लो, ये भी AP में, देख लो ना, दो दो का इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इधर भी D 2 है हमारा, यहां भी इस AP का भी D क्या हमारा 2 है।
तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है तुम्हें कि इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एनएपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एनएपी। अगर किसी एपी के हर एक टर्म में कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एपी में ही होगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। अगर तुम एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना एपी में, देखो ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना एक ही चीज है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई अलग अलग चीज नहीं है, एक ही बात है। अगर कोई प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है तो वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड हो जाएगा। मैं बोलूं कि हमने 2 में 3 ऐड किया तो ये तो एडिशन हो गया, फिर मैं बोलूं कि 2 में -3 ऐड किया तो ये तो 2 - 3 हो गया ना, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है तो वो खुद से सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड हो जाएगा। और एक बात याद रखो कि अगर तुम किसी भी एपी के हर एक टर्म में कांस्टेंट ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा उसका कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? या तुम अगर किसी भी एपी के हर एक टर्म में कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा उसका कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, इसको याद रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, इफ ईच टर्म ऑफ एनएपी इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एनएपी। अगर तुम किसी एपी के हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही होगा, बट कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता है। और इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक ही चीज है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए वैलिड है तो फिर वो डिवीजन के लिए भी वैलिड हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर तुम किसी एपी के हर एक टर्म को किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी में ही होगा। और अगर तुम किसी भी एपी के हर एक टर्म को के से डिवाइड करते हो, बट कंडीशन डिवाइड में क्या होना चाहिए, के 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कुछ हम लोग नोटेशन यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म ए को हमने क्या बोलते हैं, स्मॉल ए को हमेशा फर्स्ट टर्म एपी का बोलते हैं। स्मॉल एल को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। कभी कभी क्या जनरल एल को हम लोग किससे, लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, nth टर्म से। ये भी याद रखना, लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है। एन किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को। एस ऑफ एन क्या बोलते हैं, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के एन टर्म्स के सम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन से। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। स्मॉल ए क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म। एल क्या होता है, लास्ट टर्म या nth टर्म को भी हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे अब यहां देखो एपी में क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड टर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। सेम पैटर्न पे चलोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, nth टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये nth टर्म। और इसी nth टर्म को मैंने बोला ना एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल लिखो या ए एल लिखो, इसको लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बात बराबर है, ठीक है। ये क्या हमारा सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब तो पहले से पता होगा 10th क्लास से, ये भी फॉर्मूला आता होगा, सम ऑफ एन टर्म्स। ये भी 10th क्लास का फॉर्मूला है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का। उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये कहां से आ गया, इसको देख लो तुम। एस एन हमारा क्या है, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए नहीं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n/2 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये a प्लस a मिलके यहां पे 2a हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, n/2, ये तो a हो गया और यहां से यहां तक क्या हो गया, ये l हो गया। या l बोल लो या इसे nth टर्म बोल लो, ऐसे भी लिख लो या ऐसे लिख लो, n/2 a प्लस l। ये हो गया हमारा एस ऑफ एन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया
मैं ना तुम लोग को पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ, एक्सरसाइज के लिए ना मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं पूरा थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ और एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर दूंगा। एक्सरसाइज के लिए मैं सेपरेट थ्योरी ये वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ये एग्जाम्पल 4 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, इन एन एपी, किसी एपी में mth टर्म n के इक्वल है और nth टर्म m के इक्वल है। तो बोला फाइंड द pth टर्म निकालो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखा है, आई होप सबको आता होगा, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, कई बार मैंने करा रखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ये क्या दे रखा है, एपी के n टर्म्स का सम दे रखा है, ठीक है। वेयर कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलो इसको करा देता हूं। n टर्म्स का सम क्या गिवन है, n टर्म्स का ये गिवन है सम, तो उसके लिए एक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। एस एन की जगह S1 क्या होता है, पहले टर्म का सम क्या होता है, A1 बोलने का मतलब फर्स्ट टर्म। अगर मैं तुम्हें एक एपी दे दूं 2 4 6 8 ऐसे एपी दे दूं और मैं बोलूं एक टर्म को ऐड करो, S1 निकालो, तो एक टर्म को ऐड करने का मतलब S1 2 के इक्वल होगा, यही 2 तो हमारा A1 है। हाँ, अब अगर मैं बोलूं दो टर्म को ऐड करो तो 2 और 4 को ऐड करना होगा, 2 + 4 ये 6 के इक्वल हो जाएगा। बट S1 क्या हमारा, S1 तो A1 है, S1 का मतलब कि फर्स्ट टर्म। अब यहां पे क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोल रहा है, Sn किसके इक्वल है, Sn इक्वल है n इंटू कैपिटल P प्लस 1/2 n इंटू n-1 इंटू कैपिटल Q। तो बोल रहा है P और Q कांस्टेंट है, तो बोल रहा है क्या हमसे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा कि कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स निकालना होगा। जैसे अगर हमें सेकेंड टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अगर हमें थर्ड टर्म मिल गया और हमें सेकेंड टर्म मिल गया, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, S1 निकालेंगे। S1 निकालेंगे तो ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो S1 कैसे निकालेंगे, n की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ n की जगह 1 पुट कर दो, तो ये हो गया P, ये हो गया 1/2, यहाँ पे 1 इंटू ये क्या होगा 1 - 1 इंटू Q, तो 1 - 1 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0। तो S1 क्या मिल गया हमें, P मिल गया, फर्स्ट टर्म क्या मिल गया हमें, P। अब S2 क्या होगा, S2 n की जगह 2 पुट कर दो, यहाँ पे 2 पुट करो, तो क्या होगा 2P प्लस 1/2 इंटू 2, और यहाँ क्या होगा 2 - 1 इंटू Q, तो ये क्या हो जाएगा 2P, ये 2 कैंसिल, और ये 2 - 1 1 हो गया, तो 2P प्लस Q हो गया, ये हमारा S2 हो गया। अब एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए तुम्हें, जो फॉर्मूला होता है हमारा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, Sn माइनस Sn-1, ये किसके इक्वल होता है, An के इक्वल होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका क्या मतलब है कि तुम इसको ऐसे देखो, यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, Sn माइनस Sn-1, ये किसके इक्वल होता है, An के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक ये, और दूसरा क्या है, S1 किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल होता है। ये दो याद रखना है तुम्हें, एक ये और एक ये। देखो ये फॉर्मूला का क्या मतलब है, मान लो कि एपी में ना ऐसे देखो दो टर्म्स दे रखा है, जैसे यहां देखो एपी हमारा दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14, ये एपी है, ठीक है। मैं फॉर्मूला क्या बता रहा हूं, Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल्स टू An, ठीक है। अगर मैं एपी के चार टर्म को ऐड करूं, ठीक है, मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8 कर दूं, क्या हो जाएगा 6 + 8 4 10 + 10 क्या हो गया 20। चार टर्म को ऐड कर दूं, ये क्या हमारा S4 है, उसमें से मैं ना तीन टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब S3 क्या है 6 + 4 + 2 12, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब S4 - S3 कर दूं, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 - 12 क्या होगा 8। ये 8 क्या मिला हमें,
कौन सा टर्म है, A4 मिल गया ना, तो हमें क्या मिल गया, S4 माइनस S3 क्या हो गया, A4 मिल गया। सिंपल सा देखो ना, इसमें से 4 टर्म को ऐड करो, उसमें से 3 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये चौथा टर्म नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला नहीं आ गया। Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो An आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो S1 इस क्वेश्चन में हमारा S1 क्या है, P आया है। S2 क्या आया हमारा, S1 तो P आया, S2 क्या हमारा आया 2P प्लस Q, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। S2 क्या है देख लो, 2P प्लस Q आया है ना, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 2P प्लस Q माइनस S1 क्या आया है देख लो, S1P आया है, तो यहां मैंने माइनस P कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो गया, A2 के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 2P माइनस P क्या हो जाएगा, P प्लस Q इज इक्वल्स टू A2। तो सेकेंड टर्म हमने निकाल लिया P प्लस Q, और फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला है देख लो, S1 है ना हमारा, ये S1 ही तो हमारा A1 है, यही तो हमारा फर्स्ट टर्म भी है, P हमारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला, A1 हमें क्या मिला P, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से A2 क्या हमारा P प्लस Q माइनस A1 क्या हमारा P, ये क्या हो जाएगा D, तो क्या हो जाएगा D इज इक्वल्स टू Q। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सा है, ठीक है। यहां तक आ रही होगी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा ये एग्जाम्पल 5 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 भी देख लो, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। क्या बोल रहा है इसमें कि एपी के द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का रेशियो ये गिवन है। क्वेश्चन को सुनो, क्वेश्चन को हमेशा ना 2 बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का रेशियो गिवन है ये। तो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, 12th टर्म का रेशियो निकालो, ये बोल रहा है तुमसे। तो ठीक है, 2 एपी है तो 2 फर्स्ट टर्म होगा, 2 कॉमन डिफरेंस होगा। तो पहले एपी के फर्स्ट टर्म को हमने A1 बोल दिया और कॉमन डिफरेंस को D1 बोल दिया। दूसरे एपी के फर्स्ट टर्म को हमने A2 बोल दिया और कॉमन डिफरेंस को D2 बोल दिया, ठीक है। तो यहां पे ये चीज गिवन है, पहले एपी के n टर्म्स का सम अपॉन दूसरे एपी के n टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 3n अपॉन 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको मैं लिख रहा हूं, पहले एपी के n टर्म्स का सम क्या होगा, n/2 क्या होगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, ये किसके इक्वल है 3n प्लस 8 अपॉन, ये गिवन है, ये तो गिवन है ना हमारा। अब देखो ये n/2 कैंसिल, और यहां हमें क्या मिल जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1 D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 D2, ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ठीक है। अब क्या करो तुम कि न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो यहां क्या बचेगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D1 अपॉन, फिर 2 कॉमन लिया तो बचा a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D2, ये किसके इक्वल हो गया 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बोल रहा है, कौन से टर्म का रेशियो चाहिए हमें, 12th टर्म का रेशियो चाहिए। तो अगर 12th टर्म का रेशियो चाहिए तो 12th टर्म कैसे लिखोगे, a प्लस 11d,
यही होता है ना, A12 अगर लिखना है हमें तो A12 क्या होगा, A प्लस 11D। मतलब D का कॉफिशेंट क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। यहाँ पे क्या D का कॉफिशेंट, यहाँ पे हमारे पास D का कॉफिशेंट क्या है, n-1/2 है D का कॉफिशेंट। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 11 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, n-1/2 11 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, n-1 किसके, 22। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू 23 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, अब ये जो हमारे पास गिवन है ना, ये जो गिवन है इसमें तुम n का वैल्यू 23 पुट कर दो। क्या गिवन है, a1 प्लस n-1/2 d1 अपॉन a2 प्लस n-1/2 d2। ये किसके इक्वल है, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। इसमें पुट करो n इज इक्वल्स टू 23 पुट करो। तो बस जैसे ही 23 पुट करोगे आंसर आ जाएगा। a1 प्लस, यहाँ पे अगर n की जगह तुमने 23 पुट किया, चलो कर देता हूँ, 23 माइनस 1/2 d1। यहाँ क्या हो जाएगा, a2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 23 माइनस 1/2 d2। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने n इज इक्वल्स टू 23 पुट किया तो राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे। तो 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। ये क्या हो जाएगा, 23 माइनस 1 22 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 11। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस 11 d1 और ये हो गया a2 प्लस 11 d2। इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ होगा आंसर क्या है, 7:16। इसको करोगे ना कैलकुलेट तो ये आ जाएगा 7/16। तो बस हो गया, यही हमारा, यही तो पूछ रहा था ना तुमसे, यही पूछ रहा था ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म, यही पूछ रहा था ना। तो यही तो 12th टर्म है। ये क्या हमारा पहले एपी का 12th टर्म, ये क्या हमारे दूसरे एपी का 12th टर्म। ठीक है, तो उसका रेशियो क्या आ गया, 7/16। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इसको देखो। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज रुपीज 100,000 10,000 लाख 3 lakhs इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में 3 लाख इनकम हुआ। एंड ही रिसीव एन इंक्रीज ऑफ 10,000 ऑफ हिज इनकम पर ईयर। हर साल उसको 10,000 का क्या होता है, इंक्रीमेंट मिलता है। पहले साल का इनकम क्या है, 3 लाख। फिर अगले साल का इनकम क्या होगा, 3,10,000। फिर उसके अगले साल का इनकम क्या होगा, 3,20,000। यही दे रखा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर, 19 साल तक उसे 10,000 रुपए का हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। बोल रहा है कि 20 साल में वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा वो बताओ। ठीक है, तो कुछ नहीं है यार, पहला इनकम क्या है, 3 लाख। तो फर्स्ट टर्म एपी बनेगा ना यार, एपी तो बनेगा। देख लो 1 2 3, ये 3 लाख हुआ। फिर 3,10,000 ऐसे बनेगा ना एपी। फिर हमारा एपी क्या बनेगा, 3,1,3,0,1 1 2 3, 3,10,000 बनेगा एपी, सॉरी। ऐसे बनेगा। फिर क्या बनेगा, 3,20,000। तो ये एपी ही तो बन रहा है। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, डी हमारा होगा 10,000। ये हमारा डी हो गया। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि बताओ 20 साल में वो टोटल कितना अमाउंट रिसीव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि S20 पूछ रहा है, मतलब 20 साल में जो ये एपी बन रहा है ना, उस एपी के 20 टर्म को ऐड कर दो। तो S20 पूछ रहा है तुमसे। तो S20 कैसे निकालोगे, बस 20/2। SN का फॉर्मूला होता है ना, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n की जगह 20 डाल दो, तो 20/2 और 2a
ए की जगह डाल दो 3 lakhs, तो क्या हो जाएगा 2a क्या हो जाएगा 6 lakhs प्लस 19 इंटू डी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब तो सिंपल सा है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों अरिथमेटिक मीन में। अरिथमेटिक मीन को समझो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।